दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रीट परीक्षा 25 अप्रैल को फिक्स है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड जिसमें गणित विषय है उसकी कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न लेके आया हूँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों में से कम 2 या 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में संभवतः आ जाएंगे। तो हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। कथन कहा गया, यानी ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा, इस बात को बताना है। तो सबसे पहले हैं होकबेन, दूसरा है टीपी नंद द्वारा और तीसरा है काणद द्वारा और चौथा है बेकन द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा होकबेन के द्वारा। होकबेन ने ये कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि गणित विज्ञान का खालिस्तान एवं खालिस्तान है। गणित विज्ञान का खालिस्तान एवं खालिस्तान है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मूर्ति और सभ्यता, दूसरा दिया गया है कला और कलाकार, तीसरा दिया गया है प्राण और जन्मदाता, चौथा दिया गया है द्वार और कुंजी। यानी गणित और विज्ञान का खालिस्तान एवं खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा द्वार व कुंजी। क्या आएगा इसमें? द्वार व कुंजी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 3। गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी जो गणित की कक्षा है उसमें जब शिक्षण कार्य करवाएंगे तो उसमें शिक्षण कार्य के दौरान कौन से बिंदु हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी जो कक्षा उपयोगी उद्देश्य है उनके निर्धारण के लिए कौन से बिंदु हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला दिया गया है विषय वस्तु की विशेषता, दूसरा दिया गया है विद्यार्थियों का स्तर, तीसरा दिया गया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो जब गणित की कक्षा में शिक्षण करवाते हैं तो कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण के लिए कौन से बिंदु आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला विषय वस्तु की विशेषता, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, विषय वस्तु की विशेषता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा विद्यार्थियों का स्तर, तो विद्यार्थियों का स्तर किस प्रकार का है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब लर्निंग या अधिगम होता है तो इसमें अति महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों का स्तर भी। अगला दिया गया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो कितना हो रहा है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अगला दिया गया उपयुक्त सभी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य उद्देश्य दोष है। नंबर 4 है प्रश्न कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं उसका मुख्य दोष क्या है। तो इसमें दिया गया है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव और वैधता का अभाव। यानी व्यापकता का अभाव, इसमें व्यापकता का अभाव नहीं होता है। विश्वसनीयता का अभाव, तो इसमें विश्वसनीयता का भी अभाव नहीं होता है। और अभिव्यक्ति का अभाव, तो इसमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है। और वैधता का अभाव भी नहीं होता है, अभिव्यक्ति का केवल अभाव होता है। अभिव्यक्ति का अभाव किस प्रकार से होता है? क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें हमें टिक करनी है बस, लेकिन इसमें अपन अपनी अभिव्यक्ति नहीं शामिल कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, केवल हमें टिक करनी है। तो इसमें इसका मुख्य दोष यही है कि अभिव्यक्ति का अभाव होता है। अगला दिया गया है 5वां प्रश्न कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है। जब गणित का शिक्षण करवाते हैं तो उसमें मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका प्रमुख कार्य है निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। दूसरा दिया गया है उपचार, प्रगतिपरक,
शिक्षण में सुधार। तीसरा दिया गया है निदान, प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार। अगला दिया गया है उपचार, निदान और प्रगतिपरक। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। क्यों होगा? क्योंकि कोई चीज़ जब हम समस्या ढूंढेंगे, समस्या का निदान करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा और फिर हमें शिक्षण में सुधार करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार होगा। अगला प्रश्न दिया गया है छठा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना अच्छी तरह से। दिया गया है एक छात्र को एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान में जाकर हिसाब लगा लेता है, तो यह किस प्राप्त उद्देश्य से आता है? यानी कि जो उद्देश्य प्राप्त हुआ है, कौन सा उद्देश्य इसमें पूर्ण हो रहा है? यानी एक लड़का है, उसे एक नियम विद्यालय में पढ़ाया गया, तो एक नियम है उसको वह अपने दैनिक जीवन में काम ले रहा है, यानी अपने पापा की दुकान पे वह इसको काम में ले रहा है। तो उसमें कौन सा होगा? देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है ज्ञान, ज्ञानोपयोगी, अभिरुचि, सलाहवाह। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ज्ञानोपयोगी। क्या होगा सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानोपयोगी। अपने ज्ञान को वह उपयोग में ले रहा है। अगला दिया गया है 7वां प्रश्न कि छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? यानी जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि सहज है? निगमन विधि, खेल मनोरंजन विधि, विश्लेषण विधि और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? खेल मनोरंजन विधि। जो छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षाएं हैं, पहली से लेकर तीसरी चौथी तक, तो उनके लिए खेल मनोरंजन विधि है वह गणित के लिए उपयोगी विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। तो 8वां प्रश्न दिया गया है गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाकर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कराना गणित शिक्षण के उद्देश्य को करता है। यानी कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर हमने अनेकों त्रिभुज बना दिए, तो इसमें कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? जो इनकी संख्या गिनना है, कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो इसमें दिया गया तर्क शक्ति, गणना क्षमता, रचना का विकास और लेखन चित्र पठन का विकास। तो इसमें सही आंसर होगा तर्क शक्ति का विकास। कौन सा होगा? तर्क शक्ति का विकास। अगला दिया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। यानी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है उसमें गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। ये समस्याएं दी गई है, ये इनमें से एक समस्या ऐसी है जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पर लागू नहीं होती है। संसाधनों का अभाव, शिक्षार्थी की अभिरुचि, व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव, नवाचारों का विद्यालय तक न पहुंचना। तो इसमें संसाधनों का अभाव ये समस्या हो सकती है, शिक्षार्थी की अरुचि ये भी समस्या हो सकती है, नवाचारों का विद्यालय तक पहुंचना ये भी हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उसी व्यवहारिकता में अपने ज्ञान को व्यवहारिकता में लेंगे, लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए लागू नहीं होता है। अगला दिया गया है 10वां प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण है, इसका क्या उद्देश्य है? तो बालकों द्वारा की गई गलतियां व कमजोरियों का ज्ञान, पिछड़े बालकों की पहचान करना, अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना और उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बालकों द्वारा की गई गलतियां और कमजोरियों का ज्ञान करना। तो इससे जो गणित में नैदानिक परीक्षण है इसका उद्देश्य क्या है? बालकों द्वारा की गई गलतियां और कमजोरियों का ज्ञान करना। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के प्रश्न थे जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय के लिए गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे, तो मैं लेके आई हूँ। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपके ये प्रश्न लाभदायक होंगे आपके लिए और आपकी समझ को भी बढ़ाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।